गरीब काली बहू और अंग्रेजन बहू की पहली नवरात्रि। कलावती अपनी सहेली सविता के साथ बैठी होती है। सविता अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही होती है कि तभी कलावती कहती है, अरे सविता, बहू तो मेरी भी बहुत अच्छी है। रंग रूप से सांवली है, लेकिन घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है। हाँ, लेकिन आजकल तो लोग गोरी बहू लेकर आते हैं और तू काली बहू लेकर आई है। अब अपने छोटे बेटे के लिए तो तू गोरी बहू ही लेकर आई हो, वरना काली बहू लेकर आई तो उनके बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। ऐसा कहने के बाद सविता वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी कलावती को उसकी बातों का कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे अपनी बड़ी बहू बहुत पसंद थी। ऐसे ही कुछ ही दिनों बाद कलावती को अब अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता होती है, जिसके चलते वो अपनी बहू से कहती है, बहू, अब हमारा रोहन बड़ा हो गया है और तुम तो जानती हो ना, उसकी ख्वाहिशें भी बहुत अलग है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़की ऐसी हो जो उसे जल्दी पसंद आ जाए। और हाँ, लड़की पसंद करने में तुम मेरी मदद करना। आज घर पर पंडित जी आ रहे हैं। चिंता मत करो माँ जी, बहुत जल्द हमें हमारे रोहन के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी और मैं लड़की की शक्ल देखते ही बता दूंगी कि लड़की कैसी है। तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और कहती है, अरे भाभी, आप इतनी अच्छी हो ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे आपकी कोई बहन नहीं है क्या? क्यों ना हम रोहन भैया की शादी आपकी किसी बहन से ही करवा देते। नहीं अंजलि, मेरे माता पिता की मैं इकलौती औलाद हूँ। श्वेता इतना कहती है कि तभी वहां पंडित जी आ जाते हैं और आराम से बैठकर उन्हें लड़की की फोटोज दिखाने लगते हैं। गांव में सबसे अच्छी और संस्कारी लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ। इसमें तो आपको अपने घर की बहू बनाने लायक लड़की मिल ही जाएगी। देख लीजिए, जो लड़की सबसे ज्यादा अच्छी लगी है उसकी फोटो मुझे दे दीजिएगा। कलावती अपनी बेटी और अपनी बहू के साथ फोटोज देख रही थी कि तभी घर की घंटी बजती है और अंजलि दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोलती है, जहां पर उसका भाई रोहन एक अंग्रेजन लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है। अरे अंजलि, तुम यहाँ पर? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? जाओ भाभी और माँ को लेकर आओ। उन्हें कहो कि रोहन अपनी पसंद की लड़की को शादी करके ले आया है, हमारा गृह प्रवेश कर दे। अंजलि फौरन जाकर अपनी माँ और अपनी भाभी को रोहन और उसकी पसंद की लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही कलावती और श्वेता दरवाजे पर आ जाती हैं, जहां कलावती थोड़ी देर तो अपने बेटे से नाराजगी दिखाती है, लेकिन इतनी सुंदर अंग्रेजन बहू देखकर वो पिघल जाती है और उसका गृह प्रवेश कर देती है। वैसे तो मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हें अपने साथ शादी करके इस घर में ले आया और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, मेरे बेटे की पसंद तो खूबसूरत है, यानी कि मेरी छोटी बहू एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है, किसी की नजर ना लगे। रुको, मैं अभी तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। कलावती पहले दिन से ही अपनी बहू को प्यार दिखाने लगती है और सबसे पहले वो उसकी नजर उतारती है और ये सारी चीज श्वेता को अंदर ही अंदर खटकने लगती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, मैं सब जानती हूँ, ये सब मेरे काले रंग की वजह से ही हो रहा है। माँ जी को मेरा काला रंग नहीं पसंद, तभी वो मेरी गोरी देवरानी को इतना प्यार कर रही है। इस गोरी चमड़ी की अंग्रेजन के आते ही मेरी वैल्यू तो इस घर के अंदर कुछ रही ही नहीं। तभी अंग्रेजन बहू बोलने लगती है, माँ जी, तुम्हें देखकर तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ रही है। तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती हो और बिल्कुल वैसा ही प्यार कर रही हो। रोहन ने मुझे शादी करके एक भरा पूरा परिवार दिया है। रोहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सोफिया को अपने अंग्रेजी स्टाइल में हिंदी बोलते हुए देख कलावती और अंजलि को भी बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों माँ बेटी सुबह शाम बस सोफिया सोफिया करके चिल्लाती रहती, जिसके चलते उनका ध्यान जरा भी श्वेता के ऊपर नहीं जाता। इसी के चलते कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली होती है, जिसके लिए कलावती अपनी गोरी सुंदर अंग्रेजन बहू को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कुछ गहने और साड़ियां देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ वैसे तो भगवान की दुआ से तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये सब देना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। दरअसल कुछ दिनों बाद ना नवरात्रि आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल हिंदुस्तानी बहू की तरह मेरी दुर्गा माँ की पूजा पाठ करो। बाकी घर के काम करने के लिए तो बड़ी बहू है। हाँ, क्यों नहीं। जब आप चाहती हो तो मैं आपकी खुशी के लिए और अपनी श्रद्धा के लिए नवरात्रि की पूरी नवरात्र रखूंगी और माँ दुर्गा की अच्छे से पूजा पाठ भी करूंगी। ये सुनकर कलावती बहुत खुश होती है। वहीं श्वेता ये सब दरवाजे के बाहर छुपकर सुन लेती है। हाँ, बहुत खूब।
पहले तो माँ जी की जुबान पर श्वेता श्वेता नाम रटा रहता था, लेकिन जब से मेरी सुंदर अंग्रेजन देवरानी, जो कि काफी अमीर है, वो इस घर में आई है, तब से मेरी कोई वैल्यू करता ही नहीं, और ऊपर से मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्गा माँ की पूजा तो मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं ही करती आई हूँ अभी तक, और मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही नवरात्रि आ जाती है, श्वेता और सोफिया दोनों मिलकर सारी तैयारियां करके रख लेते हैं। देखते ही देखते नवरात्रि के सभी दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं, और आखिरी में जब नवमी का दिन आता है, सोफिया अपनी सास की दी हुई बनारसी लाल साड़ी पहनकर आती है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वह सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही नीचे आ रही होती है, अचानक से सीढ़ी पर उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत बुरी तरह गिर जाती है। दूर खड़ी श्वेता ये देख मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी अंजलि अपनी माँ को बुलाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपको किस मुंह से बताऊं, दरअसल ये सब किया धरा आपकी बड़ी बहू श्वेता का है। उसी ने जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल डाला था, और ये मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन जब तक मैं कुछ कहती तब तक सोफिया भाभी उन सीढ़ियों से उतरने लगी और अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई। कलावती सुनते ही अपनी बड़ी बहू श्वेता को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, बड़ी बहू, मैंने तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। आखिर तुझे क्या हो गया है जो तूने एक बार भी बेचारी सोफिया की जान के बारे में नहीं सोचा? अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अपनी सास के हाथों का एक थप्पड़ खाते ही श्वेता रोने लगती है और रोते रोते कहती है, हाँ हाँ, ये सब मैंने ही किया, और ये सब मेरा ही किया धरा है, और आखिर मैं ऐसा क्यों ना करूं? मुझे एक वजह दो। जब से ये अंग्रेजन इस घर के अंदर आई है, हर किसी ने मेरे ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया। माँ जी, आप मुझे कितना प्यार करती थी, लेकिन इस अंग्रेजन देवरानी ने मेरा सारा प्यार छीन लिया। मैंने सोचा था कि जब इस घर में बहू आएगी तो आप हम दोनों को बराबर का दर्जा दोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर अंजलि को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, ये बात तो भाभी ने बिल्कुल सही कही है। जब से अंग्रेजन भाभी इस घर के अंदर आई है, तब से हमने श्वेता भाभी के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया, और आप तो खास तौर पर हमेशा आपके मुंह पर सोफिया भाभी का ही नाम होता है। अंजलि और श्वेता के कहने पर कलावती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी बड़ी बहू को गले से लगाते हुए कहती है, सही कहा बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आज से मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं रखूंगी। इस नवरात्रि हम सब, यानी कि तुम दोनों, एक सम्मान के साथ एक साथ पूजा की आरती करोगी। चलो, आरती का समय हो रहा है। सोफिया और श्वेता दोनों मिलकर नवरात्रि की आरती करती हैं और दुर्गा माँ की पूजा करके सभी को प्रसाद देती हैं। उनको एक साथ इतना प्यार से काम करते हुए देख कलावती बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब वह अपनी दोनों बहू में फर्क करना छोड़ देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रजिया अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके दोनों ही बच्चे जवान थे और कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे थे। नगमा, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? अम्मी, आप हमेशा मुझे ही कॉलेज से क्यों रोकती हो? बेटा, मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। आजकल का माहौल लड़कियों के हिसाब से बड़ा खराब है। अम्मी, माहौल को खराब करना या सही रखना अपने हाथों में है। नगमा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसे बाहर से अरहान ने आवाज दी, ओ भिंडी, अब आ भी। आ रही हूँ भाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अरहान अपने ही कॉलेज की एक हिंदू लड़की से प्यार करता था और एक दिन वो मनीषा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। मनीषा को देखकर रजिया को बहुत गुस्सा आया और उसने अरहान को खूब डांटा। अम्मी, अब बस कीजिए। मैं मनीषा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मनीषा हमारे तरीकों से रहने को भी तैयार है, तो फिर इस सब में बुराई ही क्या है? वो बात नहीं है बेटा, इस बच्ची का मजहब हमसे अलग है। इसको हमारे तौर तरीकों में ढलने में परेशानी होगी, और तो और मैं अपने घर में कोई पूजा पाठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी, परेशान मत होइए, मैं आपके ही रंग में रंगने को तैयार हूँ। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे किसी के रंग में रंगनी होली के रंग जितना आसान नहीं होता है, समझी? अम्मी छोड़ो ना, भाभी को एक मौका तो दो। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, इस तरह किसी और धर्म को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, तू मेरे घर में रह सकती है। रजिया ने मनीषा को घर में रहने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अरहान और नगमा को काफी अच्छा लगा। भाभी आओ, मैं आपको। बस, इसकी इतनी नौकरी बजाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर नगमा पीछे हट गई।
इस सब से मनीषा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो एक तरफ खुश भी थी। अब मनीषा को उसकी ससुराल में लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। कोई भी उसे परेशान तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी मनीषा दुखी थी क्योंकि उसे सबके द्वारा इग्नोर किया जाता था। अरे वाह, आज तो मेरे अब्बू ने दुकान से मेरे लिए केक भिजवाया है। तेरे अब्बू तो ऐसे ही हैं। चल अब जल्दी से इसे खा ले। क्या मैं भाभी को भी बुला लूं? कोई जरूरत नहीं है, तू उसके लिए बचाकर फ्रिज में रख देना, जब नीचे आएगी तो खा लेगी। अम्मी, अब तो भाभी हमारे घर का ही एक हिस्सा बन चुकी हैं, तो अब ये सब क्यों? तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। रजिया ने नगमा को ऐसे बोलकर शांत कर दिया। न रजिया खुद मनीषा से बोलती थी और न ही नगमा को बोलने देती। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए लगभग 1 साल होने को आया था। एक दिन मनीषा धूप में कपड़े फैला रही थी कि तभी उसे गर्मी की वजह से चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। अम्मी, अम्मी! नगमा ने एक उधम मचा दिया। उसकी आवाजें सुनकर रजिया जल्दी से मनीषा को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहू को? क्या कोई खुशखबरी है? जी नहीं, बस आपकी बहू के शरीर में कमजोरी हो रही है, जिसकी वजह से तेज धूप में इन्हें चक्कर आ गया। अच्छा, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए आप एक बार मेरी बहू का प्रेगनेंसी चेकअप कर लीजिए डॉक्टर। हो सकता है कि किसी नन्हे मेहमान के आने का ये बस एक इशारा हो। जी, ऐसे कोई सिम्टम्स नजर तो नहीं आए हैं, लेकिन डॉक्टर मनीषा का चेकअप करने लगा। रजिया भी आस लगाए हुई थी। चेकअप करके डॉक्टर बोला, जी नहीं, प्रेगनेंसी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन चेकअप से एक बात सामने आई है। आपकी बहू के बचपन की कोई खतरनाक चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से ये कभी भी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही मानो रजिया पर बिजलियां गिर गई। मां नहीं बन पाएगी? रजिया सारे रास्ते बस यही सोचती रही और घर जाकर उसने मनीषा को खूब बातें सुनाई। अरे मनहूस, तूने कौन सा जादू किया था मेरे बेटे पर जो तेरे ऊपर लट्टू हो गया? माँ, मेरी माँ न बन पाने के पीछे मेरी कोई गलती नहीं है। चुप कर। रजिया ने मनीषा को खूब डांटा। बेचारी मनीषा भी ये जानकर दुखी थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। सास से डांट सुनकर मनीषा अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। ऐसे ही नाराजगी में कुछ दिन और बीत गए और अब नवरात्रि आने वाली थी। नवरात्रि आने वाली है, मैंने कभी भी ये व्रत नहीं छोड़े हैं और न ही छोड़ूंगी। इस बारे में मुझे माँ से बात करनी चाहिए। मनीषा ने नवरात्रि के व्रत के बारे में रजिया को बताया। नहीं, मैं पहले ही मना कर चुकी थी कि मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होगा। तो मुझे पोते की खुशी तो दे नहीं सकती है, तो इसलिए तू मेरा दिमाग भी खराब मत कर। ऐसे बोलकर रजिया ने बात को खत्म कर दिया। लेकिन मनीषा का मन नवरात्रि के व्रत को छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा था। तो उसने अपने कमरे में रखी छोटी सी माता रानी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर ही नवरात्रि के व्रत रख लिए। भाभी, लो आइसक्रीम। नहीं नगमा, मेरा व्रत है। अरे, मना करने के बावजूद भी तूने व्रत रख ही लिया। माँ, मैं कोई पूजा वगैरह नहीं करूंगी, इसीलिए आप परेशान मत होइए। मनीषा ने बात को वहीं खत्म कर दिया और अपने आगे के व्रत करने लगी। मनीषा बड़े दिल से व्रत कर रही थी और माता रानी से बड़े दिल से अपनी दिली ख्वाहिशों को मांग रही थी। आज नवमी का दिन था, तो मनीषा ने हलवा और चने का प्रसाद बनाकर गरीब बच्चों में बांटने का फैसला किया। गरीबों को खिलाना तो पुण्य है, अम्मी को इसमें शायद कोई परेशानी नहीं होगी। मनीषा ऐसा सोचकर प्रसाद बना ही रही थी कि तभी रजिया किचन में आई और सारे चने फेंक दिए। क्या व्रत काफी नहीं था जो तूने अब ये प्रसाद का भी नाटक शुरू कर दिया? अम्मी वो... इससे पहले मनीषा कुछ बोलती, उसे फिर से चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। इन मैडम का तो यही ड्रामा है। अब फिर से लेकर जाओ इन्हें डॉक्टर के पास। अरे, जब शरीर में जान ही नहीं है तो क्या जरूरत है व्रत करने की? रजिया ऐसे ही ना जाने क्या क्या कहती हुई मनीषा को अस्पताल लेकर गई। कुछ देर बाद मनीषा का चेकअप करके डॉक्टर बोला, बधाई हो रजिया जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। हैं? लेकिन डॉक्टर... जानता हूँ, मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन सच में ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बहू अब माँ बनने वाली है। ये जरूर माता रानी की ही कृपा है जो उनके दिनों में आपकी बहू पर बरसी है। डॉक्टर की बात सुनकर रजिया बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी अपनी बहू को घर लेकर आई। बहू, आज तूने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। माँ, ये सब कुछ माता रानी का कमाल है। अब तो आप मुझे उनके लिए भोग बनाने दोगी ना? पागल है,
अरे मैं खुद अपने हाथों से भोग बनाऊंगी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे तेरे मजहब के बीच ऐसे टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। मनीषा अपनी सास को देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन रजिया ने अपने हाथों से माता का भोग बनाकर तैयार किया और फिर सभी एक साथ माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर अपने सामने रखकर ही मनीषा की खुशी के लिए पूजा करने बैठ गए। अभी सब पूजा कर ही रहे थे कि तभी माँ दुर्गा की तस्वीर से माता रानी निकल कर आई और सभी को अपने दर्शन दिए। मनीषा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान दिया है। बस इसी तरह से अपनी भक्ति को जारी रखना। धन्यवाद माँ। ऐसे बोलकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। सभी बस हाथ जोड़े हुए बैठे थे। इस दिन के बाद से फिर कभी रजिया ने मनीषा को नजरअंदाज नहीं किया और उसे अपनी बहू के रूप में भी अपना लिया था।